संस्कार किया जाएगा। कोरोना संकट को देखते हुए लोगों से सामाजिक दूरी का पालन करने का निर्देश दिया गया है। वहीं आपको बता दें, भारत रत्न और देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को 84 वर्ष की उम्र में सोमवार को निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान में 7 दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। उनका मंगलवार को दिल्ली में दोपहर 2:30 बजे लोधी शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार से पहले उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। श्रद्धांजलि के बाद 11 से 12 बजे के बीच आम जनता अपनी श्रद्धा सुमन प्रणब मुखर्जी को अर्पित कर सकेंगे। कोरोना संकट को देखते हुए लोगों में सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत प्रणब मुखर्जी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। बता दें कि प्रणब मुखर्जी देश के 13वें राष्ट्रपति थे। वे पिछले काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उनकी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। वहीं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश भर के कई नेताओं ने गहरा शोक जताया है। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कई वरिष्ठ अधिकारी और वरिष्ठ नेता पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर पहुंचे हैं और इसके बाद में 11 से 12 बजे के बीच आम जनता उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेगी। और साथ ही कोरोना को देखते हुए सभी से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। और आपको ये भी बता दें कि आज दिल्ली में 2:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लोधी शमशान घाट पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा और उनके अंतिम संस्कार में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल होंगे। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर वरिष्ठ अधिकारी प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पिछले लंबे समय से वो बीमार थे, जिसकी वजह से वो अस्पताल में भर्ती हुए थे और साथ ही उनकी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली के आर्मी अस्पताल में अंतिम सांस ली। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान में 7 दिवसीय राष्ट्रीय शोक की भी घोषणा की है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। कई वरिष्ठ अधिकारी वहां पर अभी मौजूद हैं, जो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बता दें कि प्रणब मुखर्जी देश के 13वें राष्ट्रपति थे और वे पिछले लंबे समय से बीमार चल रहे थे। जब उनकी जांच करवाई गई तो उनमें कोरोना वायरस के लक्षण भी पाए गए और जिसके बाद उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। पिछले काफी दिनों से उनका दिल्ली के आर्मी अस्पताल में इलाज चल रहा था और इसके बाद दिल्ली के आर्मी अस्पताल में ही उन्होंने कल अंतिम सांस ली। केंद्र सरकार ने भी पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार 2:30 बजे किया जाएगा। दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को 2:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से आज प्रणब मुखर्जी यानी कि भारत के जो 13वें राष्ट्रपति थे उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और कहीं ना कहीं आज उनका संस्कार भी किया जाएगा। तो ये जरूर है कि हाँ, जिस तरीके से पूर्व राष्ट्रपति जो है प्रणब मुखर्जी, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के एक
तमाम दिग्गज नेताओं में से रहे हैं, और कहीं ना कहीं जिसने देखा होगा कि वो एक लंबे समय से बीमार भी चल रहे थे, और कहीं ना कहीं उनके अंदर कोरोना पॉजिटिव के लक्षण भी मिले थे और कोरोना पॉजिटिव पाए भी गए थे, तो कहीं ना कहीं उनका इलाज चल रहा था दिल्ली के आर्मी अस्पताल के अंदर। वहीं बात करें, कल शाम को जैसे ही 5 बजे करीब इनके इन्फॉर्मेशन मिली कि अस्पताल के अंदर इनकी मृत्यु हो गई है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि कांग्रेस के अंदर एक कह सकते हैं शोक जरूर उत्पन्न हुआ था, क्योंकि सारे ही निराश हो गए थे। कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता थे, चाहे वो सोनिया गांधी हो या कह सकते हैं राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी हो या फिर और भी कोई बड़े नेता थे, वो सभी एक निराश हो गए थे, क्योंकि उनको एक जो उनकी जो डोर थी, यानी कि एक राष्ट्रपति से जुड़ी हुई एक डोर थी, जो पूर्व जरूर थे, मगर कहीं ना कहीं प्रणब मुखर्जी ने काफी बड़े रोल निभाए हैं कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए, और कहीं ना कहीं राष्ट्रपति बनने के बाद तो ये जरूर उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो भारत की सरकार थी उसको कहीं ना कहीं अहम रोल था आगे बढ़ाने के लिए। मगर जिस तरीके से बात करें, कल एकदम अचानक से उनकी एकदम घोषित हो गया कि मृत्यु हो गई, और कहीं ना कहीं आप जब उनका संस्कार किया जाएगा तो वो जरूर देखने वाली बात है, क्योंकि लगभग 12 बजे के करीब राजाजी मार्ग पर उनको लिए जितने भी उनके समर्थनकारी थे या फिर कहीं उनकी पार्टी के कार्यकर्ता थे या फिर जो और लोग हैं, वो सारे ही दर्शन कर सकते हैं, यानी कि उन्हें अंतिम विदाई के लिए उनको देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर प्रक्रिया होगी। मगर हाँ, 11 बजे के करीब नरेंद्र मोदी जी पीएम की बैठक होगी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके तमाम नेता उनके शामिल होंगे, और वो पूर्ण राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि देंगे। और कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हाँ, इसके अंदर सभी निराश है। सबको पता है कि एक पूर्व राष्ट्रपति की एकदम मौत हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं शोक का विषय है, और इसी को लेकर 7 दिन का पूरे देश के अंदर अवकाश भी रखा गया। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि इस तरीके से सारी प्रक्रिया होगी, वो देखना होगा। मगर हाँ, जब 2:30 बजे के करीब कह सकते हैं लोधी रोड पर, यानी कि वहां पर शमशान घाट पर उनका जो संस्कार किया जाएगा, वो जरूर है इसके अंदर। और वहां पर तमाम कांग्रेस के बड़े नेता और यहाँ तक कि आरएसएस के बड़े नेता वो भी शामिल हो सकते हैं, और बीजेपी के भी बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। देखना होगा, आम आदमी पार्टी के भी शायद अरविंद केजरीवाल जी भी वहां पहुंच सकते हैं। जी राजीव तिवारी, एक बात और है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की छवि ऐसी थी कि वो वैसे तो कांग्रेस के पहले नेता थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो विपक्षी पार्टियां थीं उनके नेता भी उनका काफी सम्मान करते थे। तो अचानक से उनके इस निधन पर सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेता काफी दुख नजर आ रहे हैं। नेताओं की किस तरीके की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से कल है कि एकदम अचानक से लगभग 4-5 बजे के जैसे ही घोषणा हुई कि हाँ, पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो चुका है, तो कहीं ना कहीं तमाम बड़े नेता की बात करें या फिर वो किसी भी पार्टी के हो, चाहे वो बीएसपी के हो या फिर कह सकते हैं और किसी पार्टी के हो या आम आदमी पार्टी के हो या फिर किसी बीजेपी के हो, तो तमाम बड़े नेताओं के अंदर एक निराशा थी, क्योंकि एक पूर्व राष्ट्रपति का ओहदा एक देश के अंदर सबसे पहला व्यक्ति कहलाता है। यानी कि कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जिस तरीके से पहले व्यक्ति की मौत हो जाती है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आती है। चाहे वो आप बात करें, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, मगर सबसे पहले वो उनके लिए राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति थे। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, सबकी आशाएं जुड़ी हुई थी और सबके लिए उन्होंने काम भी करके दिखाए, यहाँ तक पूरी जनता के लिए भी और देश के लिए भी काम करके दिखाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है। मगर हाँ, देखने वाली बात यह है, जिस तरीके से सबके अंदर निराशा है और सब इनके अंतिम संस्कार के लिए उपस्थित होंगे, और कहीं ना कहीं पीएम को भी निराशा हुई है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति के निधन होने पर तो कितना बड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि कांग्रेस को तो जरूर लगा है, मगर हाँ, बीजेपी को भी लगा है, क्योंकि एक पूर्व राष्ट्रपति गया है तो कहीं ना कहीं उनका दिक्कतें जरूर है। मगर हाँ, इनको श्रद्धांजलि दी जाएगी आज 11 बजे के करीब, और प्रधान पीएम नरेंद्र मोदी जी और उनके तमाम बड़े नेता एक बैठक करेंगे, बैठक के द्वारा उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, और ये सारी प्रक्रिया 11 बजे के करीब स्टार्ट होगी। मगर हाँ, 12 बजे के करीब जो इनके समर्थनकारी है, यानी कि जनता है, वो उनके दर्शन के लिए उनके राजाजी मार्ग पर उनके जा सकते हैं और देख सकते हैं कि वो किस तरीके थे और कैसे उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो ये सारी प्रक्रिया अगर स्टार्ट होगी, अभी कुछ देर के अंदर स्टार्ट हो जाएगी, तो देखना होगा किस तरीके से इनका अंतिम संस्कार किया जाता है। मगर हाँ, 2:30 बजे करीब लोधी रोड शमशान घाट पर वहां पर इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, और कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि किस तरीके से सारा काम होता है, और जनता तक हम अब समय समय पर सारी जानकारी देते रहेंगे। जी, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज 2:30 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा, और इसके लिए कोरोना को देखते हुए सभी तैयारियां की गई हैं, और लोगों से भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा जा रहा है।
लोकसभा स्पीकर प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, देखिए। क्योंकि उनका समय पर मुझे संसदीय अनुभव का लाभ मिलता था। ईश्वर दिग्गज आत्मा को उनके चरणों में स्थान दे। शोक संतप्त परिवार को मेरी प्रति संवेदना। ओम शांति। भारत रत्न पर मैं शोक व्यक्त करता हूं। 5 दशक से अधिक अपने सार्वजनिक जीवन में उन्होंने देश की अनुकरणीय सेवा की है। संसदीय व प्रशासनिक क्षेत्र में उनका अनुभव बेजोड़ था, जो उनकी कार्यशैली में स्पष्ट परिलक्षित होता था। व्यक्तिगत संबंधों में राजनीतिक जुड़ाव को उन्होंने कभी बाधा नहीं बनने दिया। व्यक्तित्व की इसी खूबी के कारण वे जटिल विषयों में भी राजनीति सहमति बनाने में सफल हो जाते थे। उनका कुशल मार्गदर्शन देश में अनेक महत्वपूर्ण नीतियों का निर्धारण हुआ, जो आज भी पथ प्रदर्शित करती है। वे दृढ़ इच्छा शक्ति से परिपूर्ण थे तथा उनके लिए देश हित सदैव सर्वोच्च रहा। उनका निधन हम सब के लिए अपूर्णीय क्षति है। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए अपूर्णीय क्षति है कि उनका संसदीय कार्यों के अंदर मुझे कई बार मार्गदर्शन मिला। ईश्वर उनकी दिग्गज आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। शोक संतप्त परिवार को मेरी प्रति संवेदना। ओम शांति। दिल्ली में आज 2:30 बजे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। दिल्ली के लोधी शमशान घाट पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रणब मुखर्जी देश के 13वें राष्ट्रपति थे और वे पिछले काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनकी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। इन रिपोर्ट्स को देखते हुए दिल्ली के आर्मी अस्पताल में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का इलाज चल रहा था, जहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली। पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर वरिष्ठ नेताओं ने काफी दुख जताया है और ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें दिल्ली से, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे, जहां पर पूर्व राष्ट्रपति को रक्षा मंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर आम जनता सहित देश के बड़े बड़े नेता और अधिकारियों ने शोक जताया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर गहरा शोक व्यक्त किया है और इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी भी लिखी है। और देश भर से पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के परिवार को संवेदनाएं आ रही हैं। भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की छवि काफी ज्यादा प्रभावी थी और वो सिर्फ पार्टी ही नहीं बल्कि विपक्ष में भी मशहूर थे। उनका बड़े बड़े नेता काफी सम्मान करते थे। उनके निधन पर पूरे राजनीतिक खेमे में शोक की लहर है और केंद्र सरकार ने भारत रत्न
और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के शोक पर 7 दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। और इसी के साथ आपको बता दें कि 2:30 बजे आज दिल्ली के लोधी शमशान घाट पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके अंतिम संस्कार में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा पीएम मोदी सहित कई बड़े नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसमें शामिल होंगे। ग्यारह से करीब 12 बजे के बीच आम जनता पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेगी। और इसके लिए लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना की सभी गाइडलाइंस का पालन करने के लिए भी कहा गया है। समय से बीमार चल रहे थे और उनका दिल्ली के आर्मी अस्पताल में 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है। उनके निधन पर बड़े बड़े नेता और साथ ही आम जनता भी शोक व्यक्त कर रही है। आपको बता दें कि प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति थे और वो काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। कुछ ही दिन पहले उनका कोरोना टेस्ट भी हुआ था, जिसमें प्रणब मुखर्जी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उनका इलाज दिल्ली के आर्मी अस्पताल में चल रहा था। और दिल्ली के आर्मी अस्पताल में ही पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अंतिम सांस ली। आपको ये भी बता दें कि आज 2:30 बजे दिल्ली के लोधी शमशान घाट पर भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। अस्पताल में भर्ती तरुण गोगोई को इलाज चल रहा है। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पिछले कई दिनों से उनका इलाज चल रहा है। सोमवार देर रात करीब 11:30 पर उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। असम के स्वास्थ्य मंत्री की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक GMCH अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद तरुण गोगोई को भर्ती किया गया था। सोमवार देर रात उनकी तबीयत बिगड़ गई। उनके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल गिरने लगा। असम सरकार की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक गोगोई के शरीर में अचानक 88% तक ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल गिर गया। डॉक्टरों की टीम ने फौरन उन्हें 1 यूनिट प्लाज्मा के साथ साथ 2 लीटर ऑक्सीजन की सप्लाई उनके शरीर में भेजी। अब उनके शरीर में ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल 96 से 97% तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि तरुण गोगोई कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोगोई ने पिछले कुछ दिनों में उनके संपर्क में आए सभी लोगों से जांच कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने खुद ट्वीट कर कोरोना पॉजिटिव होने की बात कही थी।
आपको बता दें कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद वो अस्पताल में भर्ती थे, जहां पर उनका इलाज चल रहा था, जहां पर अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई। चरखी दादरी में आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता वहां पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा। सांसद ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें काबू में करने में असमर्थ हो रही है। साथ ही कहा कि ये सरकार न बिजली सुधार पाई और न पानी सुधार पाई और न ही शिक्षा में सुधार कर पाई। सरकार खटारा सरकार बन चुकी है। कोरोना इस प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। ना बिजली सुधार पाए, ना पानी सुधार पाए, ना शिक्षा सुधार पाए, ना चिकित्सा सुधार पाए। आम आदमी पार्टी ने तय किया है, हम हरियाणा के हर गांव में और शहर के हर कोने में हम आम आदमी पार्टी ऑक्सीजन जांच केंद्र खोलेंगे। लगभग 14,000 ऑक्सीजन जांच केंद्र हम हरियाणा में खोल रहे हैं। आज पूरे जिलों के अंदर लगातार ऑक्सीजन जांच केंद्रों के शुभारंभ हमारे हो रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से हम इस कार्रवाई में लगे। 17 अगस्त को अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा की थी कि हरियाणा सहित पूरे देश के हर गांव। अनलॉक 4.0 को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय के जारी दिशा निर्देशों के बाद अब हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी अनलॉक 4.0 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। प्रदेश ने केंद्र की गाइडलाइंस को अपनाया है, लेकिन कुछ पुरानी व्यवस्थाएं जारी रखी गई हैं। इसमें प्रदेश के बाहर से आने वाले हिमाचली लोगों को आने से पहले ई-कोविड पास सॉफ्टवेयर के जरिए पंजीकृत कराना होगा। उसके बाद संबंधित जिला प्रशासन दस्तावेजों की वेरिफिकेशन करने के बाद उन्हें प्रदेश में प्रवेश की अनुमति देगा। हालांकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो भी व्यक्ति एक राज्य में जाना चाहते हैं, उन्हें वस्तुओं को लाने और ले जाने के लिए किसी प्रकार की परमिट या ई पास की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन हिमाचल सरकार ने अपनी ताजा गाइडलाइंस में इससे हटकर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था जारी रखी है। प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन और राजस्व ओंकार शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था सरकार ने इसलिए रखी है ताकि प्रदेश में आने वाले लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा सके। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति आता है तो उसकी पूरी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री आसानी से मिल पाएगी। फिर भी कोई व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन के बॉर्डर पर पहुंच जाता है तो वहीं पर मैनुअल रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था रखी गई है। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 सितंबर तक जारी रहेगा। इसके अलावा राज्य में धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए सरकार ने अपनी पिछली गाइडलाइंस भी दोहराई हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।